हेलो एवरीवन, आज हम हमारी सिक्स क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 करेंगे। हिस्ट्री का हमारा बुक चली हुई है, उसका चैप्टर नंबर 10 है हमारा। ये क्या है, नए साम्राज्य और राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो यह चैप्टर है, इस चैप्टर में हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, जो पल्लव और चालुक्य होते थे उनके बारे में पढ़ेंगे, और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे कि आपको पता होगा कि हर्षवर्धन को किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने ही हराया था ना। तो इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए क्या बताती है हमें प्रशस्तियाँ। सबसे पहला हेडिंग है हमारा, क्या बताती है हमें प्रशस्तियाँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रशस्तियाँ होती क्या है। किसी की भी प्रशंसा में लिखी गई कुछ भी बातें या फिर कविताएं होती है, वह प्रशस्तियाँ होती है। पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के समय में क्या होता था, जो राजा होते थे, राजा के दरबार में जो कवि रहा करते थे, वे राजाओं के बारे में प्रशस्तियाँ लिखा करते थे। अब जो हमारे यहाँ समुद्रगुप्त की बात की गई है, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन हुआ करते थे, हरिसेन हुआ करते थे। और हरिसेन ने भी समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी प्रशस्तियाँ लिखी गई है, और इन्हीं प्रशस्तियों के माध्यम से हमें समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी जानने को मिला है। समुद्रगुप्त के अगर पिता की बात करें, तो समुद्रगुप्त के पिता कौन होते थे, समुद्रगुप्त के पिता हमारे चंद्रगुप्त होते थे। और चंद्रगुप्त ने ही किसकी नींव रखी थी, चंद्रगुप्त ने ही गुप्त वंश की नींव रखी थी। अब देखिए, जो समुद्रगुप्त है, इन्होंने इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है, इस पर भी अपनी प्रशस्तियों को खुदवाया था। आगे देखिए, गुप्त वंश की प्रशस्तियां। देखिए क्या करते थे कवि ने इनमें, राजा गुप्त वंश की प्रशस्तियां हमें क्या बताती है, कवि ने इसमें राजा एक योद्धा थे। क्या क्या प्रशंसा की गई है कि राजा एक योद्धा थे। दूसरा क्या होता था, ये युद्धों को जीतने वाले राजा के बारे में बताया गया है। ये विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर, मतलब इन्होंने क्या किया है, इनकी भरपूर प्रशंसा किया करते थे। क्योंकि इनके बदले में इन्हें क्या करता था, राजा खुश होता था तो इन्हें काफ़ी धन देता था, इनको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दिया करता था। इन्होंने क्या बताया है, जो समुद्रगुप्त होते थे, ये कवि ईश्वर के बराबर बताया गया है कवि ने समुद्रगुप्त को। तो देखिए ये इतनी बड़ी बड़ी प्रशंसाएं किया करते थे, ताकि राजा खुश हो और इन्हें क्या दे, काफ़ी धन दे। ये धन के अपने लालच में ये काफ़ी लिखा करते थे। अब देखिए, ये सारा जो ये जितने भी पॉइंट्स है, ये पॉइंट 4 पॉइंट, ये चारों पॉइंट मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगी। आप ये मैप देखिए पहले। जब आप मैप देखेंगे तो चारों पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए इस मैप में जो ये वाला एरिया है, जो हरे रंग वाला एरिया है, हरे रंग वाला आपको ये वाला एरिया दिख रहा होगा ना, ये इतना एरिया है हरे रंग वाला। ये हरे रंग वाला एरिया है उत्तर भारत का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ये हमारा, उत्तर भारत का। उत्तर भारत का क्षेत्र है। इसमें क्या होता था, इसमें 9 शासक आर्यव्रत, ये क्या होता था, जो हरे रंग का क्षेत्र है, ये आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है। किनका है, आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है, जिन्होंने जिन्हें क्या किया था, समुद्रगुप्त ने हराया था। उन पर आक्रमण करके इनके साम्राज्य को क्या कर लिया था, अपने अंदर मिला लिया था। यानी कि ये वाला एरिया आर्यवर्तों का एरिया था, और समुद्रगुप्त ने क्या किया था, इनको हराकर अपने अधीन कर लिया था। अब सेकंड एरिया की बात करते हैं। सेकंड एरिया कौन सा है, हरे वाला एरिया हो गया। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका क्लियर। फर्स्ट पॉइंट है जो आपका ये है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सेकंड पॉइंट है कि जो दक्षिण पथ के 12 शासक, ये है दक्षिण पथ वाला एरिया। यहाँ पर 9 पॉइंट दिखाए गए हैं, लेकिन यहाँ कितने थे, 12 शासक थे। तो दक्षिण पथ के जो 12 शासक है, ये क्या करते थे, इन सब ने हार जाने पर क्या किया था, समुद्रगुप्त के सामने इन्होंने समर्पण किया था, और समुद्रगुप्त ने इन्हें क्या कर दिया था, दोबारा से फिर से इनको शासन करने की अनुमति दे दी थी। यानी कि समुद्रगुप्त ने इस एरिया को भी जीत लिया था। ये हमारा है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जो हमारे पड़ोसी देश है, हमारे पड़ोसी देश, ये हमारा इंडिया का मैप ऐसे बना हुआ है ना, ये हमारे इधर से ये वाला एरिया, ये वाला ये नेपाल है, भूटान है, ये वाला इधर से ये पश्चिम बंगाल है। तो ये जितने भी थे ये वाले एरिया, इस क्षेत्र में क्या होता था, इन्होंने क्या किया था, समुद्रगुप्त ने ये क्या कर, ये नहीं, हाँ ये वाले, ये क्या करते थे, जो समुद्रगुप्त होता था ना, समुद्रगुप्त के लिए ये क्या लेकर आते थे, उपहार लेकर आते थे समय समय पर इनके दरबार। ये वाला एरिया, एक सेकेंड,
ये वाले एरिया में जो जो राजा रहा करते थे, ये क्या किया करते थे, समुद्रगुप्त के लिए उपहार लेकर आया करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन किया करते थे। यानी कि ये वाला एरिया भी समुद्रगुप्त के क्या हो गया था, अधीन हो गया था। ये थर्ड नंबर वाला एरिया, ये फर्स्ट वाला एरिया। ये हो गया इतना आपको क्लियर। अब देखिए आप, अब है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कौन सा है हमारा, फोर्थ पॉइंट ये है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और जो श्रीलंका है, श्रीलंका वाला एरिया, ये हमारा ये हमारा बाहरी राज्य है ये हमारे। तो इस एरिया में क्या होता था, कुषाण तथा शक वंश हुआ करते थे। इस वाले एरिया में ये जितना भी ब्लू ब्लू है, इसमें कुषाण और शक वंश हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया था, कुषाण और शक वंशों को भी समुद्रगुप्त ने हरा दिया था। फिर कुषाण और शकों ने क्या कर लिया था, इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था और कुषाण और शक क्या करने लगे थे, अपनी पुत्रियों का विवाह इनसे इन्होंने क्या किया था, अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया था। और जो थर्ड पॉइंट है हमारा, जो ये वाला है, इस वाले एरिया में क्या हुआ था, इस वाले एरिया में ये हुआ था कि जो गण और संघ थे, गण और संघ आते थे। इस वाले एरिया में गण और संघ आते थे, थोड़ा साफ साफ कर देती हूँ। इस वाले एरिया में गण और संघ आते थे और जो ये वाला एरिया था, इस वाले एरिया में कौन आते थे, कुषाण आते थे। कुषाण और कुषाण और शक आते थे इस वाले एरिया में। और जो श्रीलंका वाला एरिया है, इसमें भी कुषाण और शक आते थे। यहाँ पर कौन आते थे, यहाँ पर आर्यव्रत आते थे। और यहाँ पर कौन आते थे, दक्षिणापथ के जो शासक होते थे, दक्षिणापथ के जो शासक होते थे वो आते थे। ये हो गया आपके चारों पॉइंट क्लियर। एक बार आप देख भी ले, देखिए यहाँ पर आर्यव्रत आते थे, यहाँ पर क्या आते थे, यहाँ पर आर्यव्रत आते थे, यहाँ पर दक्षिणापथ के शासक आते थे, यहाँ पर जो कुषाण थे हमारे और शक थे, यहाँ कुषाण और हमारे शक आते थे। और यहाँ पर कौन आते थे, यहाँ पर हमारे गण और संघ थे। हो गया, आगे देखिए। और अगर आपको इसका टेलीग्राम, इस पीडीएफ चाहिए आपको, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आगे देखिए, वंशावली। वंशावलियाँ क्या होती है, वंशावलियाँ होती है, इधर देखिए, अधिकांश प्रशस्तियाँ क्या बताती है, वंशावलियाँ के बारे में बताती है कि एक वंश के ही बार बार राजा बनते जा रहे हैं। पहले दादा बन गए, फिर पिता बन गए, फिर उनके उनके बेटे बन गए। तो ये क्या हो गया, वंशावली है, लगातार वही वंश आगे बढ़ता जा रहा है बार बार। तो देखिए, अधिकतर प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। किन के बारे में बताती है, पूर्वजों के बारे में बताती है। अब समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो समुद्रगुप्त की जो माँ थी वह कौन थी, लिच्छविगण की थी। और पिता है जो वह चंद्रगुप्त थे। इन्होंने क्या किया था, गुप्त वंश की नींव इन्होंने ही रखी थी। इन्होंने क्या किया था, समुद्रगुप्त ने और जो चंद्रगुप्त थे, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी और इन्होंने उप विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। जो लेकिन जो इनके दादा होते थे और जो इनके परदादा होते थे, इन्होंने किसकी, इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इससे यह पता चलता है कि धीरे धीरे से इनका वंश क्या होता गया था, आगे बढ़ता गया था। देखिए, चंद्रगुप्त, राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और राजा चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो सबसे पहले गुप्त वंश की नींव किसने रखी, ध्यान से देखिए आप, गुप्त वंश की नींव रखी चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त के बेटे कौन हुआ करते थे, चंद्रगुप्त के बेटे समुद्रगुप्त हुआ करते थे। और समुद्रगुप्त के बेटे कौन हुए फिर, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही कौन सी उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब आपको आ गया ना समझ में। आगे देखिए आप, वो मैंने गलती से समुद्रगुप्त बोल दिया, समुद्रगुप्त जो गलती से मैंने चंद्रगुप्त बोल दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त ने तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। यानी कि देखिए, अब आपको पता चल गया, दादा और परदादा ने महाराजा की उपाधि धारण की और चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कितने सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से सॉल्व हो गई है। आगे देखिए, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय से हमें ये इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जो अभिलेख है और जो सिक्के हैं, इनसे हमें इनके बारे में पता चलता है। इन्होंने क्या किया था, शकों को इन्होंने परास्त किया था। यानी कि शकों को इन्होंने परास्त किया था। और इनके दरबार में कौन रहा करते थे, इनके दरबार में कालिदास, कालिदास इनके दरबार में रहा करते थे। और आर्यभट्ट, कालिदास और आर्यभट्ट इनके दरबार में रहा करते थे।
आगे देखिए, आगे है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। हर्षवर्धन और हर्षचरित्र, देखिए थोड़ा सा हम हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं कि हर्षवर्धन कौन थे, हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था। थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज हम ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा लंबे टाइम तक याद रहे। मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं। देखिए यहाँ लिख देते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के पिता कौन हुआ करते थे? हर्षवर्धन के पिता का नाम था जो वह प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन थे, ये 3 बहन भाई थे, इससे के 2 भाई थे और इनकी 1 बहन थी। आगे इसका जिक्र आएगा। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 590 ईस्वी में हुआ था। और ये राजा कब बने थे? 606 ईस्वी में ये राजा बने थे। मात्र 16 वर्ष की आयु में ये राजा बन गए थे, क्योंकि इनके पिता और भाई की मृत्यु होने के कारण ये मात्र 16 वर्ष की आयु में इन्हें राजा बनना पड़ा था। इन्होंने क्या किया था? राजश्री को क्षति होने से हर्षवर्धन ने बचाया था। जो राजश्री थी वह कौन थी? राजश्री हर्षवर्धन की बहन थी। और ग्रहवर्मा कौन थे? ग्रहवर्मा इनके बहनोई थे, यानी कि इनके इनके बहनोई, यानी कि इनके बहन के पति कौन थे? ग्रहवर्मा हुआ करते थे। आगे देखिए अब आपने इतना जान लिया हर्षवर्धन के बारे में। अब देखिए मेन बात करते हैं हम। हर्षवर्धन थे जो इनके, ये राजा जो हर्षवर्धन थे, राजा हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वह कौन थे? बाणभट्ट, यानी कि इनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। इन्होंने संस्कृत में इनकी जीवनी हर्षचरित्र को लिखा था। हर्षवर्धन थे जो इन्होंने अपनी, हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी थी। कौन कौन सी लिखी थी? एक तो रत्नावली, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई ये 3 पुस्तकें हैं। और हर्षचरित्र किन्होंने लिखी है? हर्षचरित्र लिखी है बाणभट्ट ने लिखी है। और किस में लिखी है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और हर्षवर्धन के दरबार में कौन आए थे? चीनी यात्री श्वेतसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। और अगर फाहियान की बात करें तो फाहियान चीनी यात्री है जो है उसके में समुद्रगुप्त के शासनकाल में आए थे, यानी कि समुद्रगुप्त के दरबार में आए थे। आगे देखिए, थानेसर के राजा ये क्या होते थे? इनकी राजधानियां थी, इनकी 2 राजधानियां थी, एक तो थानेसर और एक कन्नौज हुआ करती थी। यहाँ आपके चैप्टर में किसके थानेसर की बात की गई है, तो हम थानेसर को देख लेते हैं। थानेसर की इनकी क्या होती थी? राजधानी होती थी। 7वीं शताब्दी में ये राजा बने थे। 6वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, थानेसर के राजा बने। थानेसर के राजा बनने के बाद इन्होंने अपने बहनोई जो कि है कन्नौज के शासक थे, इनको अपने अधीन ले लिया था, क्योंकि इनके बहनोई कौन थे? ग्रहवर्मा थे। और ग्रहवर्मा की हत्या कर दी गई थी। इसके कारण, ग्रहवर्मा की हत्या होने के कारण इन्होंने क्या कर लिया था? कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था। और ग्रहवर्मा की हत्या कोई क्यों हुई थी, किसने की थी, तो यह हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि किसने की थी और ग्रहवर्मा की हत्या कोई क्यों हुई थी। देखिए, ग्रहवर्मा की हत्या है जो है मालवा के राजा, वैसे मैं आपको बता दूं, मालवा के राजा देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या की थी। ओके। और देवगुप्त है जो ये किनके दोस्त हुआ करते थे? शशांक, शशांक के दोस्त हुआ करते थे देवगुप्त। अब आगे देखिए आप, ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज थी। आगे है मगध। इन्होंने क्या किया था? मगध और बंगाल, हर्षवर्धन ने क्या किया था? मगध तथा बंगाल को भी जीतकर इन्होंने क्या कर लिया था? अपने में मिला लिया था। फिर ये आगे नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की इन्होंने कोशिश की, तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने इनको रोक दिया था। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें हराया था। कहाँ पर हराया था? नर्मदा नदी के तट पर इन्हें हराया गया था। आगे है आपका पल्लव चालुक्य तथा पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां, यानी कि अब इनके बारे में प्रशंसाओं के बारे में लिखा गया है कि इनके बारे में क्या क्या लिखा गया। देखिए, जो पल्लव होते थे और जो हमारे चालुक्य होते थे, ये दक्षिण भारत में हुआ करते थे। पहली बात तो ये दक्षिण भारत में हुआ करते थे। दूसरा, जो पल्लव होते थे, पल्लव होते थे, यह कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था। और जो इनकी राजधानी होती थी वह कांचीपुरम हुआ करती थी। पल्लव जो चालुक्य होते थे, चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। चालुक्यों की राजधानी की बात करें तो ऐहोल थी। और ऐहोल, आप बताइए, आपको पता हो तो ऐहोल कहाँ पर है? थोड़ी सी देर में बताती हूँ मैं आपको, चलो अभी बता देती हूँ। ऐहोल हमारा कर्नाटक में स्थित है। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था।
ये क्या होते थे, एक धार्मिक केंद्र भी बनाए गए, यहाँ कई मंदिर होते थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण किया करते थे, यानी कि एक दूसरे की सीमाओं को यह क्या करते थे, निशाना बनाया करते थे। खासकर जो राजधानियां होती थी एक दूसरे की, उनको निशाना ये बनाया करते थे। आगे देखिए, जो पुलकेशिन द्वितीय है, इन्होंने ये क्या होते थे, एक चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा होते थे। इनके दरबार में कौन होते थे, इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति हुआ करते थे, और रवि कीर्ति ने इनके बारे में बहुत सारी प्रशस्तियां लिखी गई है। आगे है हमारा, आगे आपका मेन पॉइंट यहाँ ये है कि जो पल्लव और चालुक्य है, पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। यानी कि पल्लवों और चालुक्यों को किन्होंने हराया था, राष्ट्रकूटों ने। पल्लवों को राष्ट्रकूटों ने हराया था और चालुक्यों को चोल वंशों ने इन्होंने समाप्त कर दिया था। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इंडिया का मैप बनाकर अगर दिखाऊं, तो देखिए, जो हमारा उत्तर भारत था, उत्तर भारत में हमारा किन का शासन था, उत्तर भारत में हमारा चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन का शासन हुआ करता था। दक्षिण में हमारा पल्लव और चालुक्यों का शासन हुआ करता था, और जो उत्तर पश्चिम में हमारा कुषाण और शकों का शासन हुआ करता था। ये आपका थोड़ा सा रिवीजन हो गया है। देखिए प्रशासन, आगे देखिए कुछ मेन पॉइंट्स है, ये भी इन राज्यों में प्रशासन कैसे चलाया जाता था, तो इनसे रिलेटेड है कोई मेन, थोड़े मेन पॉइंट्स है। मैं आपको मेन मेन पॉइंट बता देती हूँ, आगे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता देती हूँ। देखिए, जो प्रशासन की इकाइयाँ होती है, इसे क्या कहा जाता है, जो प्रशासन की इकाइयाँ होती है इसे गाँव कहा जाता है। आगे देखिए, नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठ यानी कि प्रमुख बैंकर। नगर श्रेष्ठ क्या होते हैं, नगर श्रेष्ठ यानी कि प्रमुख बैंकर या शहर के व्यापारी होते हैं। सार्थवाहक यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता होता है। प्रथम कुलिक क्या होता है, प्रथम कुलिक होता है जो ये मुख्य शिल्पकार होता है। कायस्थ क्या होते हैं, कायस्थ या लिपिकों के प्रधान होते हैं। ये शब्द, ये वर्ड्स है जो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, बिना लर्न करे तो इनका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं भाई, ये तो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। अब सभा किसे कहते थे, पहले के टाइम में जो सभा होती थी, सभा किसे कहा जाता था, सभा हमारे जो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होता था उसे क्या कहा जाता था, सभा कहा जाता था। आगे देखिए, आगे है, ये रहा आपका, सभा किसे कहते थे, ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन होता था उसे सभा कहते थे। और जिन इलाकों के जो भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे उन्हें क्या कहा था, उर नामक ग्राम सभाएं होती थी उनमें। और नगरम क्या होता है हमारा, नगरम होता है व्यापारियों का एक संगठन होता है जिसे नगरम के नाम से जाना जाता है। आगे है आपका, ये इतना ही, यही इम्पोर्टेंट था आपकी, ये कोई खास, ये खास नहीं, क्या इसमें कुछ है ही नहीं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकले। आगे देखिए, आगे है आपका कालिदास, उस जमाने में आम लोग। देखिए इसमें क्या है, कालिदास के बारे में बताया गया है कि कालिदास, एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है ये वाली, अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का जो सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम है। ये आपके पेपर में पूछा जाएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम है ये किसने लिखा है, तो यह कालिदास ने लिखा है। इसमें क्या दिखाया गया है, एक युवती की प्रेम कहानी के बारे में इसमें दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया, और ये जो चीनी यात्री फाशियन थे जो आए थे यहाँ पर, इन्होंने क्या देखा था कि इन्होंने देखा कि उन लोगों पर दुर्गति है, अभी भी फाशियन का ध्यान उन लोगों पर गया, उनकी दुर्गति पर गया कि जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग क्या माना करते थे, अछूत माना करते थे। इन्हें शहरों के बाहर क्या करना पड़ता था, रहना पड़ता था। तो ये आगे इन्होंने, फाशियान ने लिखा गया है, अपने विचार लिखे हैं इन्होंने। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें एक दो बात आपकी निकल कर आती है, जो अन्यतर है इसमें आता है कि जो अरब है क्या है, अरब एक मरुभूमि है। इसमें बेदुइन क्या होते हैं, ये बेदुइन है जो ये अरब के लोग हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें घुमक्कड़ कबीले होते हैं। ये पैगंबर मोहम्मद के बारे में आ जाएगा। पैगंबर मोहम्मद ने क्या किया था, इस्लाम धर्म की नींव रखी थी, अरब में रखी थी, यानी कि इस्लाम धर्म की इन्होंने शुरुआत करी थी। और इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वह कौन सा है, कुरान है। बस इसमें आपका यही इम्पोर्टेंट है और कुछ आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो ये पीडीएफ है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकती है। थैंक यू।